हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, कार्य ऊर्जा स्टार्ट करते समय हम पहले कार्य देखेंगे, फिर ऊर्जा, फिर सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। और जितना मैं पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाइएगा प्रीवियस ईयर। 100% सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो हम जैसे सामर्थ्य का जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम कराएंगे इसी में। और जो कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको भी कराएंगे। और जो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको भी हम कराने वाले हैं, जो हमारी एलपी 2018 की वैकेंसी टेक्नीशियन और इसमें आया हुआ था। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि कार्य क्या होता है ना। तो कार्य क्या होती है? तो कार्य एक भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि भौतिक क्रिया मीन्स ये होता है आपका फिजिकल रिएक्शन। इसके में ये होता है कि इसमें किसी वस्तु पर एक क्या होता है, बल लगाकर उसकी बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई गुटका रखा हुआ है, और ये गुटका अभी स्थिर अवस्था में है। इस गुटके पे हमने एक फोर्स लगा दिया F, है ना। इस गुटके पर जब हमने फोर्स F लगाया तो ये इसके में क्या होगा, इसकी वह फोर्स लगाकर कुछ दूरी हमने विस्थापित कर दिया। मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक हमने क्या है, S दूरी हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, है ना। तो F फोर्स लगाया तभी तो यहाँ से विस्थापित हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु आ गई। इसका मतलब कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा या उसके वो विस्थापित हो जाएगी, उसे हम कार्य बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हुई ये बात ना। उसके बाद हम स्टेटमेंट में पूछता है कि कार्य कब माना जाएगा और कार्य कब नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, कार्य तभी माना जाएगा जब कोई वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा, इस पर बल ना लगे तो वो कार्य कैसा, तो वो कार्य नहीं होगा। तो किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और बल लगने के बाद वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित का मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, कुछ दूरी, उसकी स्थिति चेंज होनी चाहिए। क्लियर हुआ? इसमें कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगा तो उसका मतलब है कि ये कार्य नहीं होगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, इसका मतलब समझ जाइए कि कोई कार्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे कोई एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ, गुटका रखा हुआ है, और कोई एक आदमी है, इसको क्या करता है, पुश करता है, F4 से इसको पुश करता है। ठीक है, तो F4 से पुश करता है तो इसकी स्थिति बदल करके गुटका यहाँ आ जाता है, यानी डी डिस्टेंस तय कर लिया। इसका मतलब हुआ कि इसमें कार्य हुआ है, क्योंकि पहले जो स्थिति थी ऑब्जेक्ट की, जो पहले ऑब्जेक्ट की स्थिति थी, ये स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज होकर कुछ कुछ इसकी स्थिति परिवर्तन हुआ, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब हो रहा है कि क्या, कि इस पर कोई फोर्स लगा है, कार्य हुआ है। क्लियर? अब देखिए, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमने F4 से खींचना स्टार्ट किया, और F4 से खींचने के बाद हम यहाँ तक पहुँचा दिए। और जो भी यहाँ से हमने खींचना प्रारंभ किया, और इस ऑब्जेक्ट के जो बीच की जो दूरी है S है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्या एक नियत बल के द्वारा जो हम कार्य किए हैं कितना किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया S दूरी, तो W बराबर हो जाएगा, कितना कार्य होगा, फोर्स जितना हमने लगाया है और जितना दूरी हमने इसको विस्थापित करने में किया है, वो दूरी का गुणनफल। ठीक है, तो W बराबर F इंटू एस हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, आप दूरी को S भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, W बराबर F इंटू डी। क्लियर हुआ कि बात की नहीं? यहाँ S ना लिख करके D भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ डी कॉन्स्टेंट। अब देखिए, इसमें ये तो सिंपल था, है ना, एक लीनियर में। यदि हम किसी एंगल पे फोर्स लगाएं, मान लीजिए हम थीटा एंगल पर हमने किसी फोर्स को लगाया, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे हमने थीटा एंगल पे कोई हमने फोर्स लगाया, तो ओरिजेंटल पे जो आपका घटक होगा F cos थीटा होगा। कितना होगा? F cos थीटा के लगेगा इस पे फोर्स। इसके फोर्स की वजह से यहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ जो हमारी स्थिति परिवर्तन होगा S दूरी पे, वो हमारा यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा F cos थीटा फोर्स लगाने पे, है ना। तो इस पे एक फार्मूला बनता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जो हमारा ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और इसका S दूरी का मल्टीपल, यहाँ से यहाँ दूरी का S का मल्टीपल। तो ये फार्मूला ये भी होता है, और S की जगह आप लिख सकते हैं एफ डी
कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। देखिए जो कार्य होता है हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है, W बराबर एफ इंटू एस होता है ना। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का ये डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है, और न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल भी या न्यूटन मीटर भी दोनों होता है। क्लियर। 1 जूल बराबर आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। क्लियर हुआ बात। अब हम देखते हैं कि जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है। जूल और अर्घ में क्या संबंध है इसके बारे में हम देखेंगे। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, हमने ऊपर पढ़ा है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है, ये होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है ना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन मल्टीपल 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो 1 जूल बराबर 10⁵ और 100, यानी 100 का मतलब हो गया, इसका मतलब 10 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 10⁻7 और 9 सेंटीमीटर को हम अर्घ बोलते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो 10⁻7 अर्घ। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, इतनी क्लियर हो रही है बात, क्लियर बात हो रही है। चलिए अब देखिए यहाँ आ जाते हैं इस कंडीशन पे। देखिए ऊपर ये हमने छोड़ दिया था कि जैसे कार्य कब होगा, जैसे कार्य होगा कि किसी सतह पर आप रखे गुटके को ढकेलते हैं, रखे गुटकों को धकेले, कुछ उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तब हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। कुएं से जल खींच रहे हैं तब आप कार्य कर रहे हैं, है ना भाई। पहले कुएं से जल खींचेंगे, बाल्टी को इन करेंगे, है ना, फिर उसको अप करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब खींच रहे हैं तो उस पर कोई कार्य तो कर ही रहे हैं। साइकिल चलाते हैं तो कार्य होता है हमारा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस है, यहीं से क्वेश्चंस बनता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। जो हमने ये बताया ना आपको, इससे एफ डी कॉस थीटा ये सब इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि यदि बल एफ एवं विस्थापन यस एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि फोर्स इधर भी इधर ही लग रहा है और आपका क्या विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो एफ एस हो जाएगा, यानी W बराबर एफ एस हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि W बराबर एफ एस हो गया, इसका मतलब किया गया कार्य अधिकतम होगा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो किया गया कार्य कितना होगा, अधिकतम होगा, होगा ना। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो किया गया कार्य अधिकतम होगा, या ये याद रखिएगा। क्लियर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि विस्थापन यश बल की दिशा में लंबवत हो। लंबवत का मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो कार्य जो हमारा क्या है, 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या है, वो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। समझ बता रही है, कार्य 0 हो जाएगा। कार्य शून्य होने का मतलब ये है कि हमारा जो है, जो एंगल पर जो फोर्स लगा हुआ है थीटा, वो परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारा W 0 हो जाएगा। W 0 का मतलब कार्य शून्य होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यदि जो थीटा है, यदि विस्थापन S बल की दिशा में लंबवत हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य आपका क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। और बल लगाने पर भी कोई विस्थापन नहीं होता। अगर बल लगाने पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट रखा है 150 kg का, अगर हम उतना फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट टच से मस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट वहीं रुका रहेगा। इसका मतलब जो एस हमारा दूरी जो ट्रेवल कर रहा है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। जब एस की वैल्यू 0 होगी तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा कार्य 0 हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कोई भी कुली अपना कोई भी जो कुली होता है, अब क्या करता है, भार को अपने सर के ऊपर लगता है, लेकिन उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा कोई विस्थापन नहीं होता है।
क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? समझ बात आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य कैसे होगा। देखिए, जब हमारा बल जो है विस्थापन के मध्य में बना रहे, विस्थापन के मध्य में बने रहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड? विस्थापन में यहाँ कह रहा है जब बल यानी F और विस्थापन S के मध्य जो एंगल का जो मान होता है 90 डिग्री से अगर कम होगा, यानी थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम होगी तो हमारा कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा स्टेटमेंट में, इसको याद रखना है कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। और कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हमारा कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है? कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हमने इसमें फोर्स लगाया इधर से, है ना, इसके विपरीत दिशा में आपका विस्थापन हो रहा, तो इसमें एक घर्षण उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं घर्षण बल। तो जो घर्षण बल उत्पन्न होता है ये विस्थापन विपरीत दिशा में होगा तो यहाँ पर ऋणात्मक कार्य उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? फिर उसके बाद होता है शून्य कार्य। किसको बोलते हैं? तो शून्य कार्य उसे बोलते हैं जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होता है। जब बल तथा विस्थापन दोनों लंबवत दिशा में होता है तो जो हमारा कार्य होता है, जो W होता है, वो क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो W जब 0 होगा इसका मतलब गुरुत्व बल के लंबवत होगा। वो किसके लंबवत होगा? गुरुत्व बल के लंबवत होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि कोई भी कूली है सर पर अपना सामान लिए कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? W 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? गुरुत्व बल के लंबवत कार्य कर रहा है। तो जब भी गुरुत्व बल के लंबवत कार्य होगा तो हमारा W का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बात? उसी तरह से यदि वृत्ताकार पथ पर घूमते किसी पिंड के बल द्वारा जो कार्य होता है सदैव हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे फ्रेंड्स कि वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड का जो बल, पिंड के जो बल होते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो आपको क्या कहता है कि हमेशा वो क्या होता है? हमेशा वो शून्य होता है। क्लियर? क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर, है ना, एक मिनट। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर, कितने न्यूटन का बल लगाकर? किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? देखिए F की वैल्यू दिया है 7 न्यूटन, है ना, और उसके बाद विस्थापित कितना हो जाता है? 8 मीटर, यानी S की वैल्यू दिया है 8 मीटर। तो फार्मूला हमने बताया था W बराबर FS होता है ना, तो 7 गुणे 8 हो जाएगा। कितना होगा? 7 गुणे 8 बराबर 56 जूल। क्लियर? कार्य का मतलब जूल, तो कितना हो जाएगा? 56 जूल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 5 kg का द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा यदि जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे करेंगे? पहले जो वैल्यू गिवन है लिख लेंगे। m बराबर 5 kg दिया है, कितनी दूरी विस्थापित हो रही है? 2.4 मीटर ऊंचाई। तो 2.4 मीटर ऊंचाई यानी s कर लो या h कर लो। s तो हाइट है, तो अगर लीनियर हो रहा है तो s होगा, अगर ऊंचाई की बात किया तो h होगा। क्लियर? तो h की वैल्यू दिया है 2.4 मीटर, g की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो F बराबर m इंटू जी होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू जी। पहले F की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि F की वैल्यू इसलिए निकालेंगे कि हमें क्या करना है? कार्य निकालना है W। तो W का फार्मूला क्या होता है? W बराबर FS होता है। F की वैल्यू कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो पहले F की वैल्यू निकालेंगे। तो F बराबर क्या होता है? m इंटू जी, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो F बराबर होगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। क्लियर? तो F की वैल्यू हमारे 50 आ गई, बट हमको निकालना क्या है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर हमने फार्मूला बताया था FS होता है। क्या होता है? W बराबर FS। F की वैल्यू कितनी आ गई? 50। S की वैल्यू कितना दिया है? 2.4, या W बराबर mgs भी होता है। तो F इंटू एस, तो 2.4 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 120 जूल आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन
कह रहा है एक पिंड पर 4 न्यूटन का बल लगाने से, यानी F की वैल्यू 4 न्यूटन दे दिया है, बल लगाने से वह 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी S की वैल्यू दिया है 4 मीटर। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो W का मान पूछ रहा है। तो हमने आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। F की वैल्यू दिया है 4, S की वैल्यू दिया है 4, कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 60। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। 4 चौको 16 मल्टीपल कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी 8 न्यूटन मीटर कह दो या जूल कह दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर या जूल कह दो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? अरे समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको वादा करता हूँ जितना हमने कंटेंट आपको दिए हैं, जितना कंटेंट दिया हुआ है, आप एक बार रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। उसके बाद लगाने के बाद क्वेश्चंस 100% बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने चाहिए। एग्ज़ाम तो फ्रेंड्स मेरा भी है, बट क्या है कि मैं पढ़ने के साथ साथ आप लोग को, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियो बना करके आप लोग के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कृपया मुझे अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को ऐसे ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए इसका, ठीक है। और आप फिर बोलेंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। साइको के लिए भी मैं यहीं से तैयारी करवा दूंगा, ओके। साइको की भी तैयारी करवा दूंगा। उसके बाद जो NTPC है, ग्रुप डी है, इसके लिए मैं मैथ भी आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छोटे छोटे ट्रिक में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका एंगल पूछ दिया, समझिएगा बात को। इसमें कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि एंगल दे दिया था, है ना, दिया था ना 60 डिग्री, लेकिन इसमें कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और सब दिया हुआ है, कह रहा है बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 50 न्यूटन के बल द्वारा, तो 50 न्यूटन के बल द्वारा यानी F का मान कितना दिया है, 50 न्यूटन। 5 मीटर विस्थापित करने में, यानी S बराबर दिया है 5 मीटर। भाई विस्थापित हमने बताया था ना डायग्राम से कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने बताया था ना। ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, और ये विस्थापित होकर यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर है, तो 5 मीटर है। हमने बताया था कि S की वैल्यू होगी 5 मीटर, ठीक है, क्लियर। 125 जूल कार्य करता है, यानी W बराबर दिया है 125 जूल, क्लियर बात। इसके बाद कह रहा है कि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो W बराबर क्या फार्मूला हमने बताया था कि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, बताया था ना, एफ एस कॉस थीटा। तो F की वैल्यू क्या हो जाए, W का मतलब मान क्या हो जाएगा, 125 बराबर F का मान 50 इंटू S का मान 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू थीटा, यानी हमको यही तो निकालना है कॉस थीटा, ठीक है। कैंसिल करिए तो 5 1 जा 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 50 25, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 25/50 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, है ना, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर, यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, अब देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 का मतलब क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा थीटा की वैल्यू, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है फ्रेंड्स? इसमें से अगर इसमें से पक्का एक क्वेश्चन देगा, 100% देगा, मैं गारंटी देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लाए हैं, पावर एनर्जी RRB ALP टेक्निक 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, इसको बताऊंगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। बट क्या है कि इससे पहले आपको मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसके बाद पावर पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। क्लियर हो रही है बात? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एनर्जी क्या होती है ना। देखिए एनर्जी हमारी क्या होती है, जो हमारी एनर्जी होती है ना, जो हमारी एनर्जी होती है, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे जो हमें
जो जैसे कि जो हम आप भोजन करते हैं उससे जो हमको जो कार्य करने में हमें समर्थ होता है उस एनर्जी से, तो हमारी एक प्रकार की एनर्जी ही है। जैसे इसमें कह रहा है कि जो जैसे किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का जो मापन होता है ना, जैसे हमारे अंदर एनर्जी है, तो इसका मापन किससे करते हैं हम? कार्य से करेंगे। किससे करेंगे हम? कार्य से करेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? जैसे मेरे अंदर अभी ऊर्जा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके प्रति आपका मतलब मैं कमेंट पढ़ करके वीडियो बना रहा हूँ कि चलो भाई, हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि सर इस पे बना दो, इस पे बना दो, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं रही तो क्या मैं बोल पाता? कतई नहीं बोलता। तो इसके वजह से यानी जो हमारी निहित निहित जो ऊर्जा होती है वो किससे बोलते हैं? कार्य से करते हैं। जो हमारी किसी वस्तु में जो निहित ऊर्जा का जो मापन होता है किससे करते हैं? तो कार्य से करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मान क्या शो करता है? तो कार्य शो करता है। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, ऊर्जा जो होता है, जो कार्य ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा होता है। जो कार्य होता है, जो हमारा जो भी हम कार्य करते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा हम किसी भी कार्य को करते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है किलो जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 10⁻³ जूल, या 1000 जूल कहा जाता है। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ बात? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? देखिए, अब क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। ऊर्जा का जो रूप होता है, बहुत टाइप्स की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, जैसे गिरता हुआ पत्थर आपका यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा होता है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। इसके बाद ध्वनि ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब जो आपकी भाप से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, है ना। तो जल ऊर्जा जो होती है 25% जो भाग होता है विद्युत जल स्रोतों से क्या होती है? हमारा प्राप्त होता है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को जलाने पर हमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा का मतलब कि मीथेन गैस जो हमारी होती है उससे प्राप्त ऊर्जा होती है हमारी जैव ऊर्जा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऊर्जाएं थी, हमने आपको बता दिया। देखिए, इसके बाद आते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आता है सूर्य। उसमें सूर्य देगा, चंद्रमा ज्वार भाटा दे देगा, लेकिन जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य होता है। ये याद रखिएगा। देखिए, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, ये कोई आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे हमने एफ फोर्स लगा दिया। हम जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², वो कैसे लाएंगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं डेरिवेशन कर दूंगा, फिर आप लोग समझ जाइएगा। गतिज ऊर्जा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, एम है, इसका वेट क्या है? एम है। द्रव्यमान क्या है? एम है। ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया, तो जब हमने इस पर फोर्स लगाया, द्रव्यमान एम की वस्तु जब स्थिर अवस्था में थी, अगर स्थिर अवस्था में है, अभी इसमें ये चलायमान नहीं हुआ है, मूवेबल नहीं हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ जो है प्रारंभिक वेग जीरो। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, यू बराबर जीरो। सपोज दैट फर्स्ट वाली कंडीशन मानते हैं कि यदि द्रव्यमान एम है और ये स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब यू बराबर यहाँ जीरो होगा। क्या होगा? यू बराबर जीरो। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स नहीं लगाए थे तो ये स्टेबल थी, यानी यू बराबर जीरो था। जब हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो त्वरण ए उत्पन्न हो गया। तो इसमें क्या हो गया? त्वरण उत्पन्न हो गया, और वो त्वरण उत्पन्न ए हमारा क्या है? त्वरण उत्पन्न हो गया। तो हम फार्मूला जानते हैं फोर्स का कि F बराबर m इंटू ए होता है। ए बराबर लेंगे तो F/m हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? F/m। ठीक है, और फोर्स हमने जो F लगाया है ना, फोर्स जो हमने F लगाया, इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा भाई, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तभी तो ये हमारा जो ब्लॉक है यहाँ उठकर यहाँ खिसक का आ गया। इसका मतलब इसने S दूरी तय की। फोर्स
फोर्स के कारण इसने दूरी कितनी तय की, s दूरी उन्होंने तय कर लिया। गति का तृतीय समीकरण जो होता है v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब कह रहा है कि जो स्थिर अवस्था में है u बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे u बराबर तो 0 होगा, है ना। तो v स्क्वायर बराबर u की जगह 0 लिख देंगे, फिर 2as हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 2 गुणा a की जगह क्या होगा, a की जगह आप f/m लिख सकते हैं, f/m इंटू s की जगह s होगा ना, s क्लियर, s होगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो m की मल्टीपल v से हो जाएगा, तो mv स्क्वायर बराबर 2f इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। और fs की जब वैल्यू निकालेंगे, fs की वैल्यू निकालेंगे तो mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, तो fs बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए ये जो fs होता है, हमने ऊपर आपको पढ़ाया था कि w बराबर fs होता है, तो क्या w बराबर हम हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो w बराबर हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब कि w बराबर हाफ mv स्क्वायर का मतलब होता है जो हमारी ये काइनेटिक एनर्जी होती है, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर, यानी w की जगह हम k को लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे ये आया समझ में आया, एक बार नहीं आया समझ फिर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। k बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा फार्मूला निकल कर आया है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, हमारा द्रव्यमान है, v क्या है, हमारा वेग है ना। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, हमारा वेग है। केस फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना, यानी इस मास को दोगुना कर देंगे हम, इस मास को अगर दोगुना कर दें, पहले इसको दोगुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर m को हम इंक्रीज करेंगे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, अगर ये 2 टाइम्स होगा तो ये भी 2 टाइम्स होगा। क्लियर बात। फिर कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान हम आधा करते हैं, जब आधा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले k थी, अब k/2 हो जाएगा, आधी हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो भाई वस्तु का जब वेग दोगुना हो जाएगा, v से 2v हो जाएगा, 2v स्क्वायर तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले 2 था, पहले क्या था, पहले v था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। भाई स्क्वायर टर्म है, देखो डायरेक्ट स्क्वायर टर्म है, तो वेग अगर दोगुना कर दें, 2 का स्क्वायर 4, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, यदि वस्तु का वेग जब आधा कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 1/4 चौथाई हो जाए, मतलब एक चौथाई हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, 1/4। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर बात हो रही है। देखिए जैसे कहने का मतलब, आप देखिए यहाँ मैं समझा देता हूँ छोटे से। सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी जो है पहली हमारी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। कह रहा है कि यदि वेग को आधा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले k1 थी, फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी k2 हो जाएगा, हाफ m तो वहीं रहेगा, है ना। अब इसका मतलब 1/2v स्क्वायर, यानी 1/4 और 1/2 यहीं रहेगा, mv स्क्वायर, यानी k2 बराबर k हो जाएगा इंटू 1/4, है ना, k1 इंटू 1/4। तो पहले यहाँ हाफ mv स्क्वायर की जगह k1 हो जाएगा, और 1/4 है ना, 1/4 हो जाएगा। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी की तुलना में कितनी काइनेटिक हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। क्लियर हो रही बात ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं लिखा हूँ LP 2018, पक्का ये क्वेश्चन बनेगा 100%, आप लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि m का मान दिया है 15 kg, और कोई भी गोला है उसका वेट दिया है 15 kg, और 6 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m की जगह 15, v स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर 36, 2 से ये कट जाएगा 18, तो 18 गुणा 5, 15, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो 18 गुणा 15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का मल्टीपल अगर हम 15 में करेंगे, 18 का मल्टीपल 8 × 40, 4 5 4 9, 8 1 0, 8 2 9 8 17, यानी 270। कितना आ जाएगा, 270
जूल आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? 270 जूल। क्लियर। अब आते हैं हम स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं कि स्थिति ऊर्जा हमारी क्या होती है। देखिए स्थिति ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो सपोज दैट जो हमारा वस्तु पे जो हमारा जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, जो हमारा गुटका रखा हुआ है, अगर इसको उठाएंगे तो जो हमारा फोर्स लगेगा ना, इसको हम अगर ऊपर की ओर उठाएं तो जो हमारा फोर्स लगेगा F बराबर m इंटू जी लगेगा। क्या लगेगा? F बराबर m इंटू जी लगेगा, है ना भाई जो फोर्स लगेगा m इंटू जी लगेगा। बट इस गुटके को उठाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम इस यहाँ उठा कर रख दिए, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो कितना है? h है ना। तो इस पे जो हमारी स्थिति ऊर्जा होगी, जो स्थिति ऊर्जा जो होगी U होगा mg तो होगा क्योंकि हमने इतना फोर्स लगाया है, और कितना फोर्स लगाने के बाद कितना उसने हाइट तय किया है, h तय किया है, तो स्थिति ऊर्जा U बराबर हो जाएगा mgh। फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है? हाइट है, m क्या है? m हमारा द्रव्यमान है, g क्या है? g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है? h हमारी क्या है? ऊंचाई है। h क्या है? हमारी ऊंचाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। क्लियर हो रही है बात फ्रेंड्स? क्लियर हो रही है इतना आपको? ठीक है। चलिए हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुई बात? एनर्जी के बाद समझ में आया आपको? ठीक है, बिल्कुल। आपने क्वेश्चंस भी किया उसका, है ना। अब देखिए हम आते हैं शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होती है। ठीक है, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए देखिए, पावर, हमारी पावर क्या होती है? पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्लियर हो रही है बात? W जो है आपका कार्य है, T क्या है? समय है। T क्या है? समय है। तो P बराबर W/T या कार्य बटा समय। जो पावर होती है हमारी अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। P बराबर W/T का मतलब होगा कि इकाई समय में कितना कार्य कर रहा है, वो हमारे किस में आएगी? वो पावर कहलाएगा। कि इकाई समय में हमारा कितना कार्य हुआ है, कितने कार्य कर रहे हैं, वो हमारी पावर होगी। ठीक है। इसका जो मात्रक की बात करें तो P बराबर W/T होता है। फार्मूले से हम निकाल लेंगे। W हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कार्य का मात्रक जूल होता है, टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, यानी जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं, तो वाट हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट भी। तो पावर की जो यूनिट होती है जूल प्रति सेकेंड भी होता है और वाट भी होता है। ये क्या है? एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। समझिएगा बात को, 1 वाट यहाँ हो गया और 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। वाट शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा कि वाट जो होता है शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट। 10 के पावर 3 वाट कर दो, क्योंकि 1 किलो बराबर कितना होता है? 1 किलो बराबर 10 का पावर 3, तो 10 के पावर 3 वाट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो या 1000 वाट लिखो। 1 मेगावाट, 1 मेगा बराबर 10 का पावर 6 होता है ना 1 मेगावाट। 1 मेगा बराबर, तो 1 मेगावाट बराबर 10 का पावर 6 वाट हो जाएगा। क्लियर। और 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये डायरेक्ट पूछता है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट पूछता है, आप याद कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप याद करके जाइएगा। ये जितनी भी हमने पढ़ाया, ये जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहले पूछता है कि साधारण जो मशीन की जो शक्ति होती है, हमारी जो सिंपल मशीन की जो शक्ति होती है, उसको किस में मापते हैं? तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि जो साधारण जो मशीनें होती हैं उसकी शक्ति को हम अश्व शक्ति में मापते हैं। किस में मापते हैं? अश्व शक्ति में मापते हैं। ठीक है। देखिए, इसके बाद हम आते हैं पावर का फॉर्मूला। जो पावर होता है P बराबर W/T होता है, और W जो होता है W बराबर mgh भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, W बराबर mgh/T हो जाएगा। इससे 100% देख लीजिएगा 2019-18 में जो वैकेंसी आई तो उसमें देख लीजिएगा
इससे 4 से 5 हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते थे और मैं उसको कराऊंगा भी, इसी आगे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। कार्य प्लस ऊर्जा दोनों का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, वाट घंटा कह लो या किलोवाट घंटा कह लो, इसको वाट घंटा कह लो या किलोवाट घंटा कह लो, बात बराबर है। कैसे? अगर 1 वाट घंटा बोलेंगे तो 1 वाट अलग लिख लो, 1 घंटा अलग लिख लो। और 1 वाट बराबर हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ लिख लो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। और ये जो 1 घंटा है ना, 1 घंटा है, तो इसको 1 घंटा को क्या कर लोगे? 60 मल्टीपल 60 यानी 3600 सेकेंड। क्या कर लोगे? 3600 सेकेंड, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करोगे, 6 का 6 में मल्टीपल करोगे तो 36 हो जाएगा। और 1 जीरो 1 जीरो तो 2 जीरो यानी 10 के पावर 2 जूल। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 1 वाट घंटा बराबर डायरेक्ट पूछता है कि कितना जूल होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल होता है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब पूछेगा कि इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, तो इसका जो बड़ा मात्रक क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, तो इसका जो बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट को अलग कर लो, 1 घंटे को अलग कर लो। तो 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट इंटू 1 घंटा। तो 1000 वाट गुणे 1 घंटे को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट के बराबर हम बोलते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। अब देखिए जो विद्युत हीटर जो विद्युत मीटर जो होता है हमारे घरों में, किलोवाट घंटा से मेजरमेंट करते हैं और घरों में हम उसे यूनिट में आता है। घरों में जो हम कहते हैं तो बोलते हैं ना कि घरों में जो प्रयोग करते हैं वो सब यूनिट में आता है। किस में आता है? यूनिट में। लेकिन जो विद्युत मीटर जो होता है हमारे घरों में वो किलोवाट घंटा में होता है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आया? अब देखिए एक इम्पोर्टेंस और देखिए, एलपी 2018 शक्ति एवं वेग में संबंध। कैसे? देखिए हम ये फार्मूला जानते हैं ना, W बराबर FS होता है ना, बताया हूँ पीछे अभी। और एक पावर का होता है P बराबर W/T होता है। तो W की जगह क्या हम FS लिख सकते हैं? तो इस W की जगह हमने क्या लिख दिया? FS लिख दिया। और अपॉन में T है तो T लिख दिया बराबर। और देखो इसमें क्या है कि S/T की जगह हम भी लिख सकते हैं। कैसे? कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी S/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? भी। तो फार्मूला बन जाएगा P बराबर F इंटू वी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये दे देगा, वेग दे देगा, पावर पूछेगा, पावर दे देगा, ये बल दे देगा, वेग पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, P बराबर F इंटू वी होता है। क्या होता है? P बराबर F इंटू वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चंस हमारा है, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1000 वाट का एक हीटर 3 घंटे के लिए प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है, तब 25 दिन हीटर प्रयोग करने का खर्च कितना होगा, जबकि 1 यूनिट का खर्च 4 रुपया है। तो कुल खर्च के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये LP 2018 में क्वेश्चंस ऐसा आया हुआ है, कुल खर्च ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन अपन 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 से जब भाग करेंगे, 1000 वाट, घंटा की जगह 3 घंटा और दिन की जगह 25 बटा 1000 कट जाएगा, 25 यही 75 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना लग रहा है? 4 रुपये। तो 75 यूनिट बराबर हो जाएगा 75 गुणे 4 यानी 300 रुपये, यानी हमारा कितना खर्च होगा? 300 रुपये। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी नहीं दिखते, लेकिन कहने का बात है कि लेकिन
जो हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड बहुत ही कम से कम 4-5 घंटे का क्लास, थोड़ी सी हमने समरी में हम 1 घंटा 40 मिनट 35 मिनट ऐसे वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा इससे। क्लियर हुई बात। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। एक क्वेश्चन दिया है कि पंप की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 20 मीटर ऊपर उठा सकता है जब जी की वैल्यू दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। कितना अधिक से अधिक कितना उठा सकता है ना। तो देखिए 5 किलोवाट दिया हुआ है, यानी पावर कितना दिया है 5 किलोवाट, तो P बराबर 5 इंटू 10⁻³ वाट, है ना। 5 इंटू 10⁻³ वाट, क्यों? क्योंकि 1 किलो बराबर 10⁻³ वाट होता है, तो P बराबर 5 इंटू 10⁻³ वाट। उसके बाद T बराबर कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 7 सेकंड हो जाएगा। और कह रहा है कि 20 मीटर के ऊपर उठा सकता है, यानी H की वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर दिया है, ठीक है। हमने ये फार्मूला बताया था P बराबर W/T या mgh/T। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितना जल, यानी मास पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा P × T इंटू G/H अपान में, ठीक है। P की वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻³, T की वैल्यू दिया है 60 और G की वैल्यू दिया है 20। अरे G की वैल्यू कितना दिया है, सॉरी 10, और H की वैल्यू कितना दिया है 20। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 20 दिए कितना हो जाएगा 60, 5 दूना 10, है ना। 1000 में जब इसको 5 दूना 10, उसके बाद ये इसका मल्टीपल होगा तो ये 3000 हो जाएगा। 3000 में 2 का भाग देंगे तो 1500 kg आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक इंजन की शक्ति 15 किलोवाट है। कितना है 15 किलोवाट। इसके द्वारा 75 kg के पिंड को 30 मीटर तक उठाने में कितना समय लगेगा, इसमें टाइम पूछ दिया। तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T या W बराबर होता है mgh/T। तो P पूछ रहा है P बराबर mgh/T, बट यहाँ टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर हो जाएगा mgh, P यहाँ आ जाएगा। m की वैल्यू कितना दिया है 75, g की वैल्यू कितना दिया है 10, g की वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है बट g की वैल्यू यहाँ 10 मान लो, है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे h की वैल्यू कितना दिया है 30, है ना, 30 दिया है। और p की वैल्यू कितना दिया है 15 इंटू 10⁻³, क्यों? क्योंकि किलोवाट है, तो 15 इंटू 10⁻³ का मतलब 1000। जब इसको कैंसिल करोगे ना आपस में तो t बराबर आएगा 1.5 सेकेंड। कितना आ जाएगा, t बराबर 1.5 सेकेंड। क्लियर हो रही है बात कि नहीं फ्रेंड्स, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ऐसा करें तो जो थोड़ा जब हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप स्लो करके इसको देख लिया करिए, समझ लिया करिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, देखिए LP 2018, LP 2018, LP 2018, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, देखिए ये वाला जो आया है सेम जो हमने बताया है सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए RRB ALP प्लस टेक्नीशियन में आया हुआ है 2019 शिफ्ट 3rd में आया हुआ है। कह रहा है कि 40 किलोग्राम वजन वाली कोई लड़की है, किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात कीजिए, है ना। पावर पूछ रहा है। तो पहले m की वैल्यू कितना दिया है 40 kg दिया हुआ है, t बराबर कितना दिया है 16 सेकेंड, h बराबर कितना दिया है 6 मीटर, p का मान हमसे पूछ रहा है और g की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमने आपको फार्मूला बताया था कि P बराबर W/T होता है, बट इसमें कहीं W दिया है, नहीं दिया है ना। तो पहले W निकालेंगे, तो W बराबर हमने बताया था कि mgh होता है ना mgh, तो W बराबर mgh हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितना है 40, g की वैल्यू कितना है 10, h की वैल्यू कितना है 6 मीटर, 6 लिख दिए। मल्टीपल करेंगे इसका तो 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2400 हो जाएगा। W का मान आ गया 2400। हमने फार्मूला बताया था P बराबर W/T, क्योंकि शक्ति निकालना है तो P बराबर W की जगह कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 2400, और T का मान कितना हो जाएगा 16, तो 2400/16। तो P बराबर जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 2 0, 2 दूना 4, 2 3 6 0, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 0, यानी P बराबर 150 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 वाट। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये रहा पूरा पावर, एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने आपको सब बता दिया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो हम वीडियो और अगला वीडियो लाएंगे वो मात्रक एवं विमाएँ लाएंगे, कैसे हम सिर्फ फार्मूले से ही मात्रक को हम निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स,
ठीक है फ्रेंड्स, यही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को आप दोस्तों का शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने को कोशिश करूँगा, करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।